बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। बच्चों आज के क्लास में आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करा करें, क्योंकि आप सभी को पूरा कंटेंट साथ में लल्लन टॉप प्रश्न जितना होता है हम सब कुछ ऐड करके आप सभी को अवेलेबल करवा देते हैं सिर्फ 20 से 25 मिनट में। तो जैसा कि आपको हर बार बताते हैं कि यह करंट अफेयर क्वेश्चन जो है कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया जाता है। उनके जो है 2 घंटे बाद ही हम आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग पे अपना करंट अफेयर क्वेश्चन अवेलेबल करवा देते हैं। तो उसके लिए आप सभी को एक छोटी सी लाइक करें, शेयर करें और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 14 फरवरी 2024 दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश की राष्ट्रपति कैटालिन नोवाक ने इस्तीफा दिया है। तो कैटालिन नोवाक ये कहाँ की राष्ट्रपति हैं, ये हंगरी की राष्ट्रपति हैं। इन्होंने अभी बाल उत्पीड़न मामला जो उसमें घोटाला हुआ था उसके लिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देख लेते हैं कि कैटालिन नोवाक ये जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्यों इस्तीफा दिया है? क्योंकि बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में जो भी दोषी थे उनको जो है बिना सजा दिए उनको जो है मुक्त कर दिया जाता है, इसलिए वो अपनी क्षमा प्रार्थी के प्रति अपने ही पद से इस्तीफा दे देती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये आपकी हैं कैटालिन नोवाक, जो कि किस देश की राष्ट्रपति हैं पहली महिला, तो ये हंगरी की हैं। अगर बात करें कि हंगरी की राजधानी क्या है, तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं बाकी के 3 ऑप्शन में, जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम है वियना, और वियना में जो है किस संगठन का मुख्यालय है, तो ओपेक का मुख्यालय है। ये आपको याद रखना है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ओपेक का स्थापना हुआ था 1960 में। और किस जगह पे इसकी स्थापना हुई थी? तो बगदाद में। क्वेश्चन पूछा गया है कि ओपेक की स्थापना कहाँ पे हुई है, तो अधिकतर लोगों ने जो है कहाँ पर लगा दिया था, वियना में लगा दिया था, जबकि वियना में हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो बगदाद में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉर्वे की राजधानी का नाम है ओस्लो। इसके बाद अगर बात करें ओस्लो में जो है ये शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी का नाम है कोपेनहेगन। अगर पूछे डेनमार्क जो है किस प्रायद्वीप पर स्थित है, तो जटलैंड प्रायद्वीप पर डेनमार्क स्थित है। सेकंड देख लेते हैं कि जो लल्लन टॉप प्रश्न है, हंगरी में घास के मैदान को पुस्ताज कहते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इसका आयोजन कोपेनहेगन में किया गया था और भारत की तरफ से एच परनय ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप यह कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो बुडापेस्ट में हुई थी। यहाँ पे जो है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर्स का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित नागल। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो चेन्नई ओपन एटीपी खिताब कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, तो तमिलनाडु में किया गया था। इसमें जो है फाइनल मुकाबला सुमित नागल और लूका नार्दी के बीच में हुआ था। लूका नार्दी अगर पूछे किस देश के हैं, तो ये इटली के थे। इनको जो है भारत के सुमित नागल ने हरा दिया है। अगर आप सुमित नागल की फ़ोटो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लल्लन टॉप प्रश्न में देख लेते हैं, रोम में अगर पूछे किसका मुख्यालय है, तो FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, रोम में है। रोम जो है किस नदी के किनारे है, तो यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। FAO की स्थापना कब हुई थी, तो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डेविस कप यह किस खेल का कप है, तो टेनिस का कप है डेविस कप। इसे किसने जीता है, तो डेविस कप को जीता है इटली ने। इसके बाद मोटो GP रेस, इसका भारत में पहली बार आयोजन हुआ था, कहाँ पर, नोएडा में हुआ था। और इसका विजेता कौन बना है, तो मार्को बेचेंजी बना है। और ये किस देश का है, तो ये भी इटली का है। ठीक है, मोटो GP रेस भारत में पहली बार हुआ था, कहाँ पर, नोएडा में। और इसका विजेता कौन बना था, मार्को बेचेंजी, जो कि इटली का प्लेयर था। मोटो GP रेस में जो है भारत की तरफ से टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी थी, तो इंडियन ऑयल थी, इंडियन ऑयल लिमिटेड थी। अगर बात करें कि इटली में जो है विसुवियत और एटना ज्वालामुखी ये कहाँ पर हैं, तो ये इटली में है।
ये भी आपको साथ में याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? तो जितने भी पॉक्स बीमारियां होती हैं, जैसे आपका मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सभी जो पॉक्स बीमारी होती है इनका संबंध हो जाता है विषाणु से। ठीक है, तो अलास्का पॉक्स का संबंध किससे? जीवाणु से है कि विषाणु से है, कवक से है, प्रोटोजोआ से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विषाणु से। अब देख लेते हैं कि अलास्का जो है, अलास्का आप सभी को पता है किसका प्रांत है? तो यह यूएसए का सबसे बड़ा प्रांत है। ठीक है, यहीं पर जो है अलास्का पॉक्स नामक बीमारी फैली है, जो कि विश्व में पहली बार इस तरह की कोई बीमारी फैली है। ठीक है, और कहाँ पर? अलास्का के कनाई प्रायद्वीप पर यह फैली है, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद बात करें कि अलास्का पॉक्स जो है यह किस प्रकार की बीमारी है? तो यह जो है आपका विषाणु से होने वाला बीमारी है, विषाणु जनित रोग है। और बात करें कि और कौन कौन से विषाणु जनित रोग हैं? मंकी पॉक्स, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, ये आप सभी को भी याद रखना है। अब ललन टॉप प्रश्न में देख लेते हैं, स्मॉल पॉक्स जिसे चेचक कहते हैं, इसकी जो है विश्व की पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? तो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। भारत पोलियो मुक्त देश कब बना था? तो 2014 में बना था। यानी कि किसी भी देश में अगर कोई बीमारी फैली है, अगर अगले 3 वर्षों तक उसमें उस तरह की बीमारी का कोई नया केस नहीं मिलता है, तो WHO उस देश को उस बीमारी से मुक्त घोषित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, DNA का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? हेलिक्स मॉडल होता है द्विकुंडलिक जो संरचना होती है, आप देख सकते हैं जो इस तरह का बना है, इस तरह का जो मॉडल दिया था इसे कहते हैं DNA का हेलिक्स मॉडल। और किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। DNA में 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, चौथा प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्य घरा मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो आप सभी को पता है कि जो है 22 जनवरी 2024 को PM सूर्योदय योजना शुरू किया गया था। कहाँ से? अयोध्या से यह शुरू किया गया था। ठीक है, क्योंकि 22 जनवरी को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होता है, इसलिए यहाँ से जो है PM सूर्योदय योजना शुरू किया जाता है PM मोदी जी के द्वारा। तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली जो है फ्री इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, कितना और कितने परिवारों को मिलेगा यह योजना? तो 1 करोड़ परिवार को प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। पहले इसका क्या नाम रखा गया था? तो PM सूर्योदय योजना, लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? PM सूर्य घरा मुफ्त बिजली योजना, यह इसका नाम रख दिया गया है। इसमें जो है सरकार सहायता करने वाली है और इसके लिए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी रखा है। तो प्रति माह, ये आपको याद रखना है, प्रति माह कितने यूनिट प्रति परिवार को फ्री मिलने वाली है? तो 300 यूनिट। अगर बात करें कितने करोड़ परिवार को PM सूर्य घरा मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित किया जाएगा? तो 1 करोड़ परिवार को लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए 7500 करोड़ रुपए आवंटित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, PM सूर्य घरा योजना के तहत जो है 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर पैनल लगवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे जो है कितना बिजली उत्पादन किया जाएगा? तो 40 गीगावाट किया जाएगा। ठीक है, ये आपके देश के, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं गीगावाट के अंतर्गत क्या आता है, तो 1 गीगावाट में जो है 10 की पावर 9 होती है, किलोवाट में 10 की पावर 3 होती है और मेगावाट में 10 की पावर 6 होती है। अब देख लेते हैं PM विश्वकर्मा योजना, इसमें जो है 18 प्रकार के व्यापार शामिल हैं। कितने शामिल हैं? तो 18 प्रकार के व्यापार शामिल हैं। अगर बात करें PM विश्वकर्मा योजना कब शुरू किया गया था, तो 17 सितंबर को शुरू किया गया था, क्योंकि इस दिन जो है मोदी जी का बर्थडे होता है और दूसरा भगवान विश्वकर्मा का भी हैप्पी बर्थडे डे होता है, इसलिए जो है 18 प्रकार के व्यवसाय शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिष्टी योजना का संबंध किससे है? तो मैंग्रोव वनस्पति संरक्षण से मिष्टी योजना संबंधित है। जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 5वां प्रश्न है, हाल ही में आह्लाद मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आह्लाद मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा UAE में आयोजन किया गया है। अब इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो आह्लाद मोदी कार्यक्रम UAE के आबू धाबी में शुरू किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि BAPS हिंदू मंदिर का शुभारंभ कहाँ पे किया गया था? तो मोदी जी के द्वारा किया गया है, UAE में किया गया है। वहीं पे जो है मोदी जी ने एक कार्यक्रम चलाया है जिसे कहते हैं आह्लाद
मोदी कार्यक्रम क्यों किया गया है? क्योंकि प्रवासी भारतीयों का एकीकरण करने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि विभिन्न देशों में भारत के लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, तो उन सभी देशों में जो भारत के लोग रहते हैं, काम करते हैं, उन सभी को एकीकरण यानी कि बाहर एक दूसरे से सब लोग कनेक्ट रहें, इसके लिए मोदी जी ने आह्लाद मोदी कार्यक्रम परियोजना शुरू किया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि रेमिटांस के मामले में भारत पहले स्थान पर है। रेमिटांस मतलब प्रेषित धन, यानी किसी भी दूसरे देश से अपने देश में भेजा गया जो पैसा होता है उसे ही क्या बोलते हैं? रेमिटांस बोलते हैं, ठीक है। तो विदेशों से सबसे ज़्यादा अगर किसी देश में पैसा आता है तो वह भारत में आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। विश्व की पहली हवाई टैक्सी किस देश में शुरू की गई थी? तो यूएई के दुबई में शुरू की गई थी। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन भी कहाँ किया गया था? तो दुबई में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 6वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 फरवरी को, ठीक है। 13 फरवरी को 2 डे सेलिब्रेट किया जाता है। पहला देख लेते हैं। तो पहला है विश्व रेडियो दिवस। अगर बात करें कि अब की बार इसकी थीम क्या रखी गई है, तो रेडियो सूचना देने के लिए होता है, मनोरंजन के लिए होता है और शिक्षित करने के लिए होता है। तो अब की बार थीम क्या है? रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने के लिए अब की बार इसकी थीम रखी गई है। और रेडियो की खोज किसने करी थी? तो मार्कोनी ने करी थी। आपका हो जाता है वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 13 फरवरी को। नेक्स्ट देख लेते हैं। और 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि सरोजिनी नायडू जी का हैप्पी बर्थडे होता है। अगर बात करें कि सरोजिनी नायडू जी कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 2025 का अधिवेशन कांग्रेस का किया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कहाँ पर हुई थी? तो कानपुर में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और इन्होंने कहाँ इसकी अध्यक्षता करी थी? तो कोलकाता में करी थी। और कब किया था? तो ये है 1925 है। और एनी बेसेंट जी ने कब किया था? तो 1917 में किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के हैप्पी बर्थडे के दिन। अगर बात करें कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। मिर्गी दिवस आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति ऐसे सडनली ऐसे गिर जाते हैं और वो जो है ऐसे जैसे लगता है उनको करंट लग गया है और वो ज़मीन पे गिर जाते हैं या फिर कहीं होते तो वो जो है कांपने लगते हैं। तो इस प्रकार के रोग को मिर्गी रोग बोलते हैं या फिर इसे एपिलेप्सी रोग कहते हैं। और यह कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को मनाया जाता है। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सज़ा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया है? अभी आप सभी को पता था कि कुछ महीनों पहले जो है कतर के जो न्यायालय था वहाँ के न्यायालय ने 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को मौत की सज़ा सुना दी थी, ठीक है। लेकिन अभी कुछ कारणवश से या फिर कहें कि मोदी जी के प्रभाव से उन 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिया गया है कुवैत सरकार के द्वारा। अब देख लेते हैं कि कतर में जो है एक कंपनी है दाहरा कंपनी। यहाँ पे जो है 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स काम कर रहे थे, यानी कि 8 पूर्व जो यानी कि रिटायर हो चुके थे, लेकिन वो उस कंपनी में दाहरा कंपनी में काम कर रहे थे। तो यहाँ की कंपनी ने आरोप लगाया है कि ये जो है हमारे देश के ऊपर जासूसी कर रहे थे, इसलिए जो है कतर की जो न्यायालय था उन्होंने इन 8 अफसरों को मौत की सज़ा सुना दी थी। ये आपको याद रखना है। लेकिन अभी मोदी जी के प्रभाव से, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर की वजह से इनमें 8 में से 8 सैनिकों को जो है रिहा कर दिया गया है। 7 अफसर जो है भारत लौट आए हैं। एक जो है अभी किसी कारणवश यानी कि उसका वीज़ा या फिर कुछ पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, इस वजह से वो अभी नहीं आ पाया है। लेकिन 7 तो वापस आ गए हैं। ये भी बहुत ही जल्द आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कतर में। कतर की राजधानी दोहा में अभी फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। और फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था लाइव। और इसमें विजेता कौन बना था? तो विजेता बना था अर्जेंटीना और उप विजेता बना था फ्रांस। ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो है गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसे दिया गया था? तो गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया था आपके लियोनेल मेसी को। और इसके बाद गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया था किलियन एम्बापे को, ठीक है। किलियन एम्बापे ये फ्रांस के खिलाड़ी थे और लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां प्रश्न। हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए अब मजा आएगा सभी लोगों को। हाल ही में हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादक
संशोधक विधेयक 2024 किसने पारित किया है? तो हुक्का पार्लर यानी कि आप देखते हो बार वगैरह में जो जैसे आप सभी को देखते हो सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते, इस तरह का जो भी हुक्का पार्लर होगा वो बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 किसने पारित किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने पारित किया है। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो तंबाकू उत्पादन संशोधक विधेयक 2024 यह पारित हो चुका है विधानसभा में। और किस विधानसभा में? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा जो है तंबाकू उत्पादन संशोधक विधेयक 2024 पारित हो गया है। इसके तहत जो है सभी हुक्का पार्लर बंद कर दिए जाएंगे यानी, और साथ साथ में क्या होगा, तो तंबाकू उत्पादन के लिए जो विज्ञापन किए जाते हैं टीवी वगैरह पे, जैसे आपका जो शाहरुख खान है या फिर सलमान खान, अक्षय कुमार, ये सब देखते होंगे कि आप केसर का प्रचार करते हैं, मतलब कमला पसंद का प्रचार करते हैं और बोलते हैं कि 1 रुपये में केसर, मतलब इतना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 1 रुपये में केसर दे रहे हैं। हाँ, और बोलोगे तो मुँह से जुबान केसरी वाली आवाज़ आएगी। इस तरह का जो है गलत गलत विज्ञापन दिखा के, तो इस तरह से जो तंबाकू का विज्ञापन करेंगे उनको भी बंद कर दिया जाएगा, सभी हुक्का पार्लर बंद कर दिए जाएंगे। अगर इसके बावजूद अगर लोग नहीं बंद करते हैं, जैसे हुक्का जो वो आपका बार ओपन करे हैं या फिर कोई विज्ञापन करता है, इस तरह का अगर वो कंटिन्यूस करता रहता है तो उसके ऊपर जो है 7 साल की सज़ा का प्रावधान भी है। अगर बात करें तेलंगाना में किस पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार है। यहाँ के सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी जी हैं। तेलंगाना में विधानसभा की सीट कितनी है? तो 117 सीट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तेलंगाना जो है राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो 2 जून 2014 में आया था और यह आंध्र प्रदेश से कटकर बना था। यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना की राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, ये महिला हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। 9वां प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ करी है? स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी ने। स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ करी है? गुवाहाटी ने। स्वस्थ कैसे ठीक रहेगा? गुड़ खा के। तो ऐसे याद करेंगे, याद हो जाएगा। अब देखते हैं स्वास्थ्य परियोजना किसने शुरू करा है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने शुरू किया है। क्यों किया है? क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल के लिए इसमें जो है नैनो तकनीकी का भी प्रयोग किया जाएगा, यानी स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए स्वास्थ्य परियोजना शुरू की गई है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, और इसमें जो है नैनो तकनीकी का भी प्रयोग किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो स्वास्थ्य परियोजना किसने शुरू करी है? आईआईटी गुवाहाटी ने, स्वास्थ्य देखभाल के लिए। अब बात करें कि परम कामरूप सुपर कंप्यूटर यह कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो असम में, क्योंकि कामरूप जो है यह असम का पुराना नाम है। तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? असम में। अमृत तकनीकी यह किस आईआईटी ने विकसित किया था? तो आईआईटी मद्रास ने। अमृत तकनीकी के माध्यम से पानी में जो भी प्रदूषक पदार्थ होते थे उनको ख़त्म करने के लिए अमृत तकनीकी आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद अगर बात करें, आईआईटी मद्रास ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला था? ऑफशोर कैंपस यानी कि जो आईआईटी मद्रास है उसका एक दूसरा मतलब आपका हो जाता है जैसे ऑफशोर कैंपस जो कहते हैं कि पढ़ाने वाली संस्था कहाँ पर खोला गया है? तो यह जंजीबार में खोला गया था। ठीक है, जंजीबार जो है अगर पूछे कि ये किस देश के अंतर्गत आता है तो तंजानिया देश के अंतर्गत आता है, और किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला? जंजीबार द्वीप पर, जो कि अर्जेंटीना के आपका तंजानिया के अंतर्गत आता है, और तंजानिया जो है किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और इस पहली ऑफशोर कैंपस की जो हेड बनेंगी उनका नाम है प्रीति अगलायन, PA यानी प्रीति अगलायन, ये पहली महिला हेड है। अगर बात करें कि आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ खोला था? तो आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला ऑफशोर कहाँ पे खोला था? तो यह खोला था आबू धाबी में। ठीक है, UAE के आबू धाबी में। नेक्स्ट देख लेते हैं 10वां प्रश्न, हाल ही में स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? स्टेम मतलब तना नहीं होता है। ठीक है, तो पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्टेम का मतलब होता है एस फॉर साइंस, T मतलब टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, M फॉर मैथमेटिक्स। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो स्वाति पोर्टल शुरू किया गया है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, स्वाति एक लड़की का नाम है, और किसके लिए शुरू किया जाएगा? लड़की है तो महिलाओं के लिए ही शुरू किया जाएगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो महिलाओं में जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो स्वाति। अगर बात करें कि स्वाति पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया है। और अजय कुमार सूद कौन है? तो भारत के वैज्ञानिक सलाहकार हैं।
अब कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल देख लेते हैं किसने शुरू किया है। उद्गम पोर्टल किसने शुरू किया है, तो आरबीआई ने शुरू किया है। जो बैंकों में लावारिस धन है उसके वारिस का मतलब उसके वारिस को धन दे सके उसके लिए शुरू किया गया है उद्गम पोर्टल। सुस्वागतम पोर्टल किसने शुरू किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने। और इनका है सुस्वागतम, फास्टर, सुवास, ये सभी पोर्टल जो है सुप्रीम कोर्ट के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इनकोर ऐप और विजिल ऐप। तो ये दोनों ऐप किसके हैं, ये दोनों ऐप हैं आपके चुनाव आयोग के। मासी पोर्टल यानी छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो मासी पोर्टल। और किसने लॉन्च किया है, तो बाल संरक्षण आयोग ने लॉन्च किया है। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो रक्षा मंत्रालय ने जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया है, देहरादून में किया है। कहाँ पे, देहरादून में किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये है आपके पहले सीडीएस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा, ये आपको देख सकते हैं। और यह इनका यहाँ पे नाम भी लिखा गया है। स्टूडेंट, अगर अब वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करें, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर बनाएं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।